Hi, hello, what's up, guys? This is Smriti Mishra, and you are watching me on Let's Learn Mathematics. So, let me clear your doubt about why I am here. I am here because I'm going to start a YouTube channel, and that too on mathematics. That means I'll be teaching mathematics to all of you on my channel. Let me introduce myself. My name is Smriti Mishra, as I have told right now, and I'm a graduate from mathematics and now pursuing B.Ed. So, first of all, the question is why I came here. So, मैं जब फर्स्ट ईयर में थी मेरे ग्रेजुएशन के, तब से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स को. सो जो भी नॉलेज मैंने आज तक कलेक्ट किया है, जो भी एक्सपीरियंस मेरा हुआ है, वो सब कुछ शेयर करने के लिए मैं यूट्यूब पर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए आई हूँ. सो फॉर नाउ आई विल बी टीचिंग ओनली 11th and 12th स्टूडेंट्स, एंड या the most important thing is that I'll be teaching with the syllabus, with the pattern of CBSE board. That means whatever the lectures I'll be giving for class 11th and 12th, that will be based on CBSE pattern only. ठीक है. तो जो CBSE पैटर्न से मेरा कहने का ये मतलब है कि वॉटेवर जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगी, जो भी सिलेबस में कवर कराऊँगी 11th एंड 12th क्लास का, वो सब कुछ CBSE बेस्ड होगा. बट इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई अदर बोर्ड का बच्चा कोई कंसेप्ट क्लियर करने आता है मेरे चैनल पे, तो वो क्लियर नहीं कर सकता. कंसेप्ट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बोर्ड. ठीक है, वो कोई भी मीडियम हो, कोई भी बोर्ड हो, कुछ भी हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, किसी भी बोर्ड से बच्चा आया, अगर उसे कंसेप्ट क्लियर करने के इरादे से वो आया है, तो वो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर सकता है. ठीक है, तो इस चीज़ के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है. कंसेप्ट क्लियर करने आप किसी भी मैथमेटिक्स के चैनल पे जा सकते हैं या मेरे चैनल पे आ सकते हैं. ऑलराइट, सो कमिंग टू द पॉइंट, 11th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए CBSE बोर्ड में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे 12th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन अपना देने वाले हैं 2021 में, उन सब के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो मेरे चैनल पे टोटली डिपेंडेंट हो सकते हैं. किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए. दैट मीन्स यहाँ पर मैं आपको कराने वाली हूँ जो भी आपकी नीड होगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए. दैट मीन्स प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके हो गए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं, एंड जो भी सिलेबस आपका बोर्ड कवर करता है क्लास 12th में, आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी वो सारी यहाँ पे होंगी. सो या आई कैन टोटली से दैट आप मेरे चैनल पे डिपेंडेंट हो सकते हैं अपनी बोर्ड की तैयारी के लिए. एंड द सेम थिंग इज़ फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स ऑल्सो. जो भी CBSE फॉलो करता है, जो भी आपका सिलेबस है क्लास 11th के बच्चों का, आप जो भी अपने स्कूल के सेमेस्टर्स या फिर यूनिट टेस्ट देने वाले हैं या फिर फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में, वो सब कुछ यहाँ पे उससे रिलेटेड जितना भी आपको जिस्ट चाहिए वो यहाँ पर आपको मिलेगा. दैट मीन्स मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी एक क्लास 11th के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा. All right, so let's not waste our time and let's have a look on the syllabus. Now students, देखिए क्लास 11th का सिलेबस आपके सामने है मैथमेटिक्स का, CBSE बोर्ड का. इसमें देखिए पूरा जो आपका कोर्स है वो 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है. पहला है जो वो है आपका सेट्स, सेकेंड इज़ योर अलजेब्रा, थर्ड इज़ योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ इज़ योर कैलकुलस, फिफ्थ इज़ योर मैथमेटिकल रीजनिंग, सिक्स्थ इज़ योर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्लास 11th के बारे में मैं सबसे पहले बता दूं कि इसमें आपको क्लास 10th की तरह ही नहीं सोच करके आना है कि बस कुछ कैलकुलेशंस होंगे, छोटी मोटी चीज़ें होंगी एंड बस हम मैथ्स को कवर कर लेंगे, ज्योमेट्री पार्ट होगा थोड़ा सा एंड कवर हो जाएगा. यहाँ पे ये गलत फहमी लेके मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे इस क्लास में आपकी टोटली स्टार्ट होने वाली है प्योर मैथमेटिक्स. ठीक है, यहाँ आपको अपने कंसेप्ट्स बिल्ड करने हैं. सारे कंसेप्ट्स आपके आपस में जितने भी चैप्टर्स गिवन हैं, नॉट ओनली इन 11th एंड 12th, दोनों में जो आपके चैप्टर्स गिवन हैं, दोनों क्लासेस के चैप्टर्स आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है. ठीक है, तो अगर आपने एक चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा तो दूसरे में आपको असर पड़ सकता है कि आपको हो सकता है ना समझ में आए चीज़ें. ओके, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही अपने फंडाज, जितने भी फंडा है, जो भी फंडामेंटल्स हैं, सब कुछ क्लियर करते हुए चलना है. ओके,
इस साल को आप बिल्कुल रेस्ट, फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर टाइप का नहीं समझना है। जो लोग समझते हैं वो बाद में सफ़र भी करते हैं 12th में। हालांकि हो सकता है कुछ बच्चे कवर करके या अच्छे मार्क्स लाके दिखा दे 12th में, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका 11th बहुत फंडा बहुत अच्छा हो गया है एंड आगे वो मेंस या एडवांस, जो भी वो मेंस एडवांस ही नहीं, बस एग्ज़ाम्स है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, एनडीए है वगैरह, ये सब क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको कोई एक एग्ज़ाम क्रैक करके अच्छा अपना करियर चुनना है ना, सिर्फ बोर्ड तो देना नहीं है आपको। तो बोर्ड में तो आप देखिए 11th पढ़ के नहीं जाएंगे तो भी तब भी आपको फ़र्क पड़ने वाला है। बोर्ड में कहीं ना कहीं आपको सफ़र करा देगा किसी न किसी टॉपिक में, एंड आपके कम मार्क्स आने की वजह वो बन सकता है। सो 11th में आपको टाइम होता है भरपूर, कोई एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होता है। सो प्लीज़ इससे जो है कि 11th की मैथमेटिक्स को ढंग से करिएगा। अब देखिए यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ दिया हुआ है। देखिए ये 23 मार्क्स का है, सेकेंड चैप्टर आपका 30 मार्क्स का आएगा अलजेब्रा, 10 मार्क्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 5 मार्क्स का आपका कैलकुलस है एंड 2 मार्क्स का आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है, 10 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। जो आपके स्कूल में जो भी जिस हिसाब से, इसी हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्कूल में होगा टोटली। अब वो कैसे आपके टीचर करते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वो आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। टोटली जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में आपके पेपर मिलेगा वो 80 मार्क्स का होगा 11th में, एंड 20 का जो होता है वो होता है इंटरनल असेसमेंट। कोई प्रोजेक्ट वर्क वगैरह आपको दे दिया जाएगा, वो सारा होता है 11th में। अंदर 12th में भी ये चीज़ होती है। तो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट एंड टोटल जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का, यानी कुल मिला के आपका पेपर बनता है 100 मार्क्स का। ओके, टोटल आपका पेपर बनने वाला है 100 मार्क्स का। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है आगे पहला चैप्टर हम देखते हैं, सेट्स एंड सेट्स एंड फंक्शंस। ओके, तो सेट्स एंड फंक्शंस में आप देखिए सेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिलेशंस एंड फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। देखिए फंक्शंस होता है ऐसा चैप्टर जो पूरा जिस्ट होता है आगे आने वाले चैप्टर्स का, जो मेन चैप्टर्स हैं, जैसे कैलकुलस है, लिमिट्स है ना, डिफरेंशिबिलिटी है। ये सारे चैप्टर्स के कुछ नाम है, हो सकता है अभी आपको ना पता हो, एंड जो बच्चे अवेयर होंगे थोड़ा सा आगे आने वाले सिलेबस को लेकर, उन्हें शायद हो सकता है पता हो। तो फंक्शंस जो चैप्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड फंक्शंस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पहले रिलेशंस पढ़ने होंगे, एंड रिलेशंस को पढ़ने से पहले आपको सेट्स पढ़ना होगा। तो सेट्स हो चाहे आपका फंक्शंस हो चाहे आपका रिलेशंस हो, तीनों ही आपका जो है कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। अब देखिए इसके बाद होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जब आपने फंक्शंस पढ़ लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं, तो वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इनमें कुछ फॉर्मूले होंगे जो नीचे यहाँ पे गिवन है, पूरे ये सारे जो भी गिवन है ये आपको कवर करने हैं 11th में। ठीक है, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो हर चैप्टर जो आपका यहाँ पे है ना, फंक्शंस हो चाहे सेट्स हो चाहे कुछ भी हो, आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, ये सब कुछ 12th में काम आने वाला है। ठीक है, अगर ये नहीं पढ़ा तो 12th में सफ़र कर जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री आनी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे 12th में आपका है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इन्वर्स के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले पता होने चाहिए, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बहुत डीपली आप पढ़ लीजिए 11th में। काफ़ी टाइम होता है, कोई एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होता है, नथिंग इज़ देयर, एंड आप डीपली इसे पढ़ सकते हैं, कंसेप्ट को अच्छा कर सकते हैं, एंड ये अच्छा हो गया तो 12th वाला भी आपका सारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन 2x, साइन यहाँ पे दिया हुआ है साइन 2x, कॉस 2x, टैन 2x, साइन 3x, कॉस 3x, इसकी कुछ दी हुई हैं अंदर। वैसे इतना ज़्यादा अभी आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सिलेबस को ही। हर चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसके पहले आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपको उसमें पढ़ना है, एंड इंट्रोडक्शन दिया जाएगा पहले टॉपिक का, उसके बाद ही टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको 11th 12th दोनों का सब कुछ मिल जाएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप जाइए, उसको खोल के देखिए, उस पर आपको हर चीज़ मिलेगी। 11th के बच्चे को जितनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो सीबीएसई का बच्चा हो चाहे आईसीएसई का बच्चा हो, हर बच्चे की प्रॉब्लम्स का सलूशन मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा। एंड बोर्ड के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए स्पेशली, वो मेरे वीडियोस देख सकते हैं, टोटली डिपेंड हो सकते हैं मेरे वीडियोस पर उनकी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। ओके,
सारे वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ऑल राइट, सो अब देखिए यहाँ पे आपका यूनिट सेकंड है, वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा इज़ वेरी इजी पार्ट, ठीक है, बहुत इजी पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, इसमें कुछ भी नहीं करना है। डिटेल में मैं इसकी नीचे ज़्यादा नहीं जाऊँगी क्योंकि आपको समझ में अभी आने वाला नहीं है, वो तो जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए इस चैप्टर का क्या वैल्यू है, कहाँ ये नीड इसकी होती है। अभी कभी आप 12th में जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे कि मैट्रिक्स में इसका थोड़ा बहुत यूज़ होगा, है ना, एंड आगे आने वाले एग्ज़ाम्स जो होते हैं कॉम्पिटिटिव, उनमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बहुत अच्छे खासे मार्क्स के आते हैं आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, एज वेल एज आपको हेल्प करते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में, एंड 12th का जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चैप्टर होता है, एंड आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आराम से आप पढ़ सकते हो। 11th में काफ़ी टाइम होता है तो अलजेब्रा पोर्शन भी अच्छा खासा कवर कर सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है थर्ड जो है चैप्टर वो अलजेब्रा का, वो है लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, आप देखो इक्वल का सिंबल बनाते हो ना, इस तरह से, कुछ इस तरह से आपका इक्वल का सिंबल बनता है। तो ऐसे ही बनता है, देखो एक ग्रेटर देन का, एक बनता है लेस देन का, ठीक है। एक होता है ग्रेटर देन का, उसके नीचे लगा होता है इक्वल टू का साइन, एंड एक होता है लेस देन एंड उसके नीचे लगा होता है इक्वल टू का साइन, ठीक है। तो ये जो चारों होते हैं, ये चारों जो हैं हमारे, ये पूरे हैं इनइक्वालिटी के सिंबल्स, ठीक है। इक्वालिटी मतलब इक्वल का सिंबल, एंड इनइक्वालिटी मतलब ये जो ये पूरा है वो, ठीक। तो ये सारी इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं ये भी अलजेब्रा के अंतर्गत ही आती हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जब आप फंक्शंस का डोमेन, रेंज वगैरह ये सब फाइंड आउट करोगे तो इनइक्वालिटी सॉल्व आउट करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे बहुत अच्छे से इस चैप्टर को भी करिएगा। ईजी है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी है, बस हो जाएगा। अब देखो फोर्थ चैप्टर है अलजेब्रा का आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, एंड ऑल्सो 11th में जो आप पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम देना है, वो तो है ही नेसेसरी। एंड दूसरी चीज़ 12th में अगर आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर अगर आपको ढंग से करना है तो ये चैप्टर इज़ बहुत अच्छे से करना मस्ट है, ठीक। तो इसको बहुत अच्छे से करना है आपको। डिटेल में ज़्यादा नीचे नहीं पढ़ रही हूँ, और इसलिए क्योंकि अभी आपको समझ में आने वाला नहीं है, तो इतना आपको लेक्चर देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब देखिए बायनॉमियल थ्योरम है फिफ्थ, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं होता रहता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से कवर करना है। सारे चैप्टर्स मेरे वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से कवर हुए हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। 12th के स्टूडेंट को अगर 11th का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो 11th की प्लेलिस्ट में जाके देख लेगा, ऑलराइट, उसे सब कुछ मिल जाएगा। पहले वहाँ से क्लियर करके आए, उसके बाद मेरा जो 12th का लेक्चर है उसे अटेंड करे, आराम से कर लेगा। एंड आपकी तो छुट्टियाँ भी चल रही हैं ना, अब जल्दी स्कूल भी नहीं खुलने वाले हैं, तो आराम से जुलाई जो है आपके पास, जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं मेरी वीडियोस, तो आप आराम से इसे देख सकते हैं। ओके, सो हमने अभी जो देखा आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़ था, ठीक, बायनॉमियल थ्योरम था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था, एंड ये जो सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ था, ये जो आप 10th में थोड़ा सा पढ़ चुके हो ये वाले चैप्टर को, तो ये वाला जो है कि पोर्शन पूरा आप आराम से कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, अब देख लीजिए आप यूनिट नंबर 3 को। यूनिट नंबर 3 में देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो थोड़ी बहुत आपने पढ़ी होगी 10th में, वो पढ़ी होगी। यहाँ पे सबसे सिंपल चैप्टर पहला होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा होगा, ठीक। यहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें होंगी, अलग अलग फॉर्म्स होंगे लाइंस के, वो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ कवर करो, क्योंकि सिंपल चीज़ पूरी ज्योमेट्री में सबसे सिंपल चीज़ होती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे उसके बाद ही अदर कर्व्स के बारे में पढ़ पाओगे। तो दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, इसे आप कवर कर लोगे, एंड मेरे वीडियोस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। नाउ अब देखो ये जो होता है कोनिक सेक्शंस, कोनिक सेक्शंस जो चैप्टर है ये वाला, ये आपका आप 12th में एरिया अंडर द कर्व एक चैप्टर पढ़ोगे, उसमें आप एप्लीकेशन होगा इसका, एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत पूछता है। दूसरा 11th के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो ये चैप्टर करना भी बहुत ज़रूरी है। इसका भी सब कुछ जो भी है ना A to Z लेके चैप्टर 8 से लेके Z तक सब कुछ आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगा। सो डोंट वरी, बस आपको पढ़ाई करनी है। ओके,
ना थर्ड यहाँ पे जो है वो है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस की गई है 11th में, लेकिन आपको 12th में इसका मेन पार्ट मिलेगा। एंड 12th में 15 मार्क्स के लगभग क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ से? इसी से, 3D ज्योमेट्री से, ठीक है। तो 11th में आप इसे थोड़ा कवर करके चलें तो अच्छा होगा आपके 12th के लिए। ओके, नाउ देखिए कैलकुलस पोर्शन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलस वाला। इसमें देखिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स होते हैं, ये आपको 11th में मिल जाएंगे। इसके बाद अगर ये आपने कवर किया है अच्छे से तभी आपको 12th का कंटिन्यूटी समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन वगैरह एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं कैलकुलस में जो आपको कवर करनी है। सो यहाँ से बेसिक से अगर आप करोगे, 11th से स्टार्ट कर दोगे अच्छे से करना। एंड जब भी आप पढ़ने जाओ कंटिन्यूटी वगैरह 12th की, तब आप पहले लिमिट्स को एंड डेरिवेटिव्स को कवर करके जाओ 11th के, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एंड ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, 11th के एग्जाम्स एज वेल एज 12th में जो आप कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हो उसको अच्छे से क्लियर अप करने में हेल्प करेगा, एज वेल एज कॉम्पिटिशन में तो ये आने ही वाला है, जो मैं बार बार बोलती हूँ। सो हर चीज़ आपको मेरे वीडियोज़ में मिलने वाली है, आप जाके वहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक। बस टाइम टू टाइम वीडियोस पढ़ेंगे, ये नहीं कि जुलाई मंथ में आपका लिमिट्स का पड़ जाएगा, ये नहीं है। लाइन वाइज जो होंगे चैप्टर्स उसके हिसाब से आपके वीडियोस पढ़ते जाएंगे, ठीक। जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, कोर्स कवर कराया जाता है एक सेशन में, वैसे ही जुलाई से आपका पूरा वीडियो पढ़ना स्टार्ट होगा एंड वो अपने टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो बहुत ईजी है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। कंपटीशन में आता है, 11th के एग्जाम्स में वगैरह में आता है, लेकिन इसका कोई इतना एप्लीकेशन नहीं है क्लास 12th में, ठीक है। तो ये कर लीजिए, बहुत खेल खेल में ये हो जाएगा। जब आप फ्री हो और अदर चैप्टर्स ना पढ़ना चाहते हो तो इसे खोल लो, देख लो एंड इसे कवर कर लो, ठीक। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, बिकॉज कंपटीशन वगैरह में पूछ देता है। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि आपने 10th में जो है कि पढ़ा हुआ है स्टैटिस्टिक्स। अब देखो प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक, 11th में तो थोड़ी बहुत करोगे ही, बट 12th में बहुत आती है, तो 11th में आप इसको अच्छे से कर लो जितनी भी दी हुई है। एंड इसमें ये कुछ भी मत रखो कि कोई भी पार्ट छोड़ के रखो, आलस कर जाओ 11th में कि नहीं ये तो रेस्ट ईयर है, रेस्ट करते हैं, नहीं कुछ नहीं करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बड़ी दिक्कत आती है लोगों को। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहता है, ठीक है, उसका भी एप्लीकेशन यहाँ पे होता है प्रोबेबिलिटी में, तो बड़े ध्यान से इसको पढ़िए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को एज वेल एज प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि ये धोखा देती है। एंड जहाँ तक रही आपकी स्टैटिस्टिक्स की बात, तो स्टैटिस्टिक्स आपने 10th में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है एंड 11th में बस इसका फिनिश हो जाना है, 12th में इसका कुछ नहीं है, बट एक कॉम्पिटिटिव उसमें कि आता है, पूछा जाता है, ओके ना। अब हम चलते हैं, 11th का सिलेबस तो हमारा हो गया, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सिलेबस की ओर, वो होगा हमारा क्लास 12th का सिलेबस, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में जो आना है वो अब हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है पूरा। फर्स्ट यूनिट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस, जैसे 11th में था। सेकंड इज़ अलजेब्रा, फिर कैलकुलस है आपका, फिर वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री है यहाँ पे, लीनियर प्रोग्रामिंग है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक। तो ये पूरा 6 आपके पार्ट हो गए। अब यहाँ पे आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है। रिलेशंस एंड फंक्शंस आपका 8 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आपका आता है अलजेब्रा, 35 मार्क्स का आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो आता है वो होता है कैलकुलस। इसीलिए मैंने कहा ना कैलकुलस पोर्शन बहुत करना ज़रूरी है, एंड ऑल्सो उससे पहले फंक्शंस पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि फंक्शंस अच्छे से नहीं पढ़ा तो कैलकुलस नहीं होगा। तो उससे 11th में आप करके आइए। एंड जिसने नहीं किया है वो, जिसे टाइम मिलता है 11th के बाद, गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तो उन सारी चीज़ों को कवर कर ले, ठीक है। अच्छी खासी छुट्टियां मिलती हैं एंड इस टाइम तो और भी ज़्यादा मिल रही हैं, तो कवर करने का बहुत टाइम है, आराम से कर सकते हो, ठीक। इतना कोई स्कूल का प्रेशर नहीं है, बहुत टाइम है। और वीडियोज़ आपको मिल ही रहे हैं, सबके पास घर में फ़ोन होता है, वीडियोज़ आपको मिल ही जाएंगे टाइम टू टाइम, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। डाउट्स होंगी तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो। अब देखो वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री 14 मार्क्स, मैंने बोला था ना 14 to 15 मार्क्स का आता है, तो 12th में आता है, तो 11th में इसे भी कवर करके आना है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है 5 मार्क्स का है, प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क्स का आता है। टोटल आपका पेपर 80 मार्क्स का आने वाला है। एंड इंटरनल असेसमेंट जैसे 11th में हुआ था वैसे ही 12th में होता है, ओके। तो पेपर आपका 80 मार्क्स का एंड आपका टोटल इंटरनल असेसमेंट जो है कि वो 20 मार्क्स का, एंड आपका पेपर टोटल हो गया यानी कि 100 मार्क्स का, ओके। सो देखो
यूनिट 1 में रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस को अच्छे से पढ़ के चलो, ठीक है। रिलेशंस को समझने के लिए सेट्स चैप्टर पढ़ना ज़रूरी होता है, तो वो रिलेशंस को पढ़ने से पहले सेट्स एक बार रिवाइज करके आना 11th का, तो 12th में रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ने में आसानी होगी। अब यहाँ पे जो 12th में फंक्शंस आप पढ़ते हो उसमें आप इन्वर्स फंक्शन भी पढ़ते हो, तो इन्वर्स फंक्शन जब पढ़ते हो तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ लोगे, ठीक है। तो फंक्शंस में इन्वर्स फंक्शंस आपका कवर किया जाएगा, जैसे ही आपको वो समझ में आ जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया हुआ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये ख़त्म जैसे ही वैसे ही आपका यूनिट 1 ख़त्म। उसके बाद आपको यूनिट 2 में उससे कोई रिलेशन नहीं है अभी फ़िलहाल। एल्जेब्रा है उसके बाद। एल्जेब्रा इज़ ऑल्सो वेरी इजी। मैट्रिसेस है यहाँ पे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। नीचे एक और चैप्टर दिया है डिटर्मिनेंट्स, ठीक। अब इसमें देखिए डिटर्मिनेंट्स में और मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस पहले पढ़ना है, उसी से रिलेटेड होता है हमारा डिटर्मिनेंट्स, ठीक। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल इंडक्शन की एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसकी, दोनों ही चैप्टर्स में आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल वो इंडक्शन की ज़रूरत पड़ती है उस चैप्टर की जो 11th में आपने पढ़ा है, एंड दूसरी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानने की, ठीक है। बस वही थोड़ा छोटी सी चीज़ें उसमें से रिवाइज करनी है, वो भी पूरा चैप्टर नहीं, बहुत ज़्यादा, ओके। सो इतना आपको कवर करना है, एंड कवर करके तो पूरा अच्छे से चलना है, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको 11th से ज़रूरत पड़ेंगी वो मैं बता रही हूँ कि 12th में नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको 11th से क्या पढ़ कर आना है, ओके। अब देखो कैलकुलस, कैलकुलस का भी मेरे वीडियोस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, A to Z जितने चैप्टर्स दिए हुए हैं सब आपको मिलेगा, ठीक। बार बार मैं बस बोल नहीं रही हूँ कि ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा, हर चैप्टर मिलेगा, ओके। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी देखो, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ के आना 11th का इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ओके। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कैलकुलस तो आपने देख ही लिया, 35 मार्क्स का आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स जैसे जान लोगे 11th में, वैसे ही आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यहाँ पे करने में आपको आसानी होगी। इंटीग्रेशन भी आपका कैलकुलस से ही रिलेटेड है, कैलकुलस के सारे पोर्शन जब अच्छे से आपके आ जाएंगे आपको, तब इंटीग्रल सॉल्व करने की आपको बहुत आसानी हो जाएगी उसमें। अब ये पार्ट दिया हुआ है पूरा, इस टाइप के कुछ आते हैं आपके पूरे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो गिवन है, इस टाइप के इंटीग्रेशन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ओके। तो वो तो जब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा तब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, अब इंटीग्रेशन आप पढ़ लोगे तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ने में भी आसानी होगी। देखिए एकदम सीक्वेंस में इंटरलिंक्ड हैं सारे चैप्टर्स, इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा, ठीक। इंटरलिंक्ड है, जैसे आप प्रीवियस चैप्टर अगर अच्छे से कर लिया आपने तो फिर आगे आने वाला चैप्टर भी आपका अच्छे से जाएगा। बस इसमें कुछ कर्व्स होते हैं, ठीक, लाइंस होती हैं एंड सर्कल है, जैसे यहाँ पे सर्कल है, पैराबोला है, ठीक, ये सारे एलिप्स है। तो ये सारा जो कोनिक सेक्शन में आपने 11th में पढ़ा होता है वो यूज़ होता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कि वो वहाँ से पढ़ के थोड़ा सा आ जाना इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ओके। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आप डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे, ठीक है, डेरिवेटिव्स पढ़ लोगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एंड ये देखो कुछ स्टैंडर्ड टाइप के हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस टाइप के कुछ होते हैं, तो ये एग्ज़ाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं, इसीलिए स्पेशली लिखा हुआ है, स्पेशली कुछ एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव में भी ये इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, इंटीग्रेशन से भी कॉम्पिटिशन में अच्छे सवाल आते हैं। अब देखिए वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, मैंने बोला 11th में जो 3D आपने पढ़ा है, 11th में फिजिक्स में आपने वेक्टर्स भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा उसे रिवाइज करके आना इस चैप्टर को करने से पहले। एंड अगर उसे रिवाइज करके आ जाओगे एंड 12th के लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करोगे तो वेक्टर्स भी आपका अच्छे से हो जाएगा, एंड ऑल्सो 3D ज्योमेट्री भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये चैप्टर भी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 14 to 15 मार्क्स से कवर करता है, ऑलराइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी बहुत इजी है, ठीक है। ये लगभग 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपका, एंड इसमें आपको जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ वगैरह होती हैं उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, ग्राफ वगैरह थोड़ा सा आपको इसमें बनाना पड़ेगा, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका चैप्टर ये 5 नंबर का पूरा तैयार हो जाएगा, ऑलराइट। एंड प्रोबेबिलिटी को करने से पहले सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है 11th के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ के आना है, एंड उसकी प्रोबेबिलिटी पढ़ के आनी है। इतनी चीज़ आप इस चैप्टर को करने से पहले अगर पढ़ के आओगे, देन आपका प्रोबेबिलिटी जो है कि 100% अच्छे से क्लियर होगा। इसमें कुछ नई चीज़ें भी हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगी भाई, नहीं तो हर क्लास में पढ़नी पड़ती है, पर थोड़ी सी प्रीवियस चीज़ें होती हैं जो कनेक्ट होती हैं, तो उसे करना होता है, ओके।
सो आपका ये पूरा सिलेबस था क्लास 11th एंड 12th का। जितनी चीज़ें बतानी ज़रूरी थी कि चैप्टर्स कैसे कैसे इंटरलिंक्ड हैं, आपको कैसे कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। एंड अब मेरा वीडियो आज से या कल से अपलोड हो जाएगा, ठीक, टाइम टू टाइम। उसे आप देखते रहिए 11th क्लास के लिए भी एंड 12th क्लास के लिए भी। स्टार्टिंग कर रही हूँ रिलेशंस एंड फंक्शंस से, ठीक। 11th क्लास में एंड 12th क्लास में भी वही सेम ही चैप्टर है, ओके। तो यहाँ पे रिलेशंस एंड फंक्शंस 12th में है एंड सेट्स आता है रिलेशंस एंड फंक्शंस, पहले वो कवर होगा 11th का एंड बाद में रिलेशंस एंड फंक्शंस 11th में होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वैसे ही लाइन वाइज जैसे जैसे आपके चैप्टर्स हैं वो कवर होते चले जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आपको वीडियोस पसंद आते हैं, आप उससे पढ़ते हैं, तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड ये फ्री है, ऑफ कॉस्ट है पूरा, आपको बस ध्यान लगा के पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। एंड आपको पता ही है क्या क्या इंपॉर्टेंस आपके लिए रखता है 11th की मैथ्स एंड 12th की मैथ्स आगे के करियर के लिए एंड ऑल्सो फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ओके। सो अब आज के लिए इतना ही एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।